हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम यहाँ पे बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। और उसी के साथ साथ आज हम देखेंगे डिस्टिलेशन मेथड। क्या है डिस्टिलेशन मेथड, किसको कहते हैं डिस्टिलेशन, कैसे करते हैं डिस्टिलेशन, कौन कौन सी प्रोसेसेस हो डिस्टिलेशन की, क्या डिफरेंस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन, क्या फर्क होता है, क्यों जरूरत गिरती है इन सब डिस्टिलेशन की, क्या ऐसा उन कंपाउंड में डिफरेंस होता है कि यार हमें ये डिस्टिलेशन करना पड़ेगा या वो डिस्टिलेशन। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन बेसिक एनालिटिकल टेक्निक फॉर प्यूरिफिकेशन, दैट इज डिस्टिलेशन। सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन मतलब कुछ नहीं है। डिस्टिलेशन में क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने एक इम्प्योर लिक्विड ले लिया। अब इम्प्योर लिक्विड समझो, फॉर एग्जांपल हमने पानी ले लिया और पानी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे अदर लिक्विड्स भी इसके अंदर मिक्स्ड है। ये देखो, ये वाइट है और अलग अलग टाइप के लिक्विड इसमें मिक्स है पानी के साथ साथ। अब क्या होगा बच्चों, अगर इसके अंदर पानी के साथ साथ बहुत अलग अलग सारे लिक्विड इसमें अगर है तो क्या होगा, वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा और इसीलिए हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन मतलब क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर इस पानी को और उन लिक्विड को हम क्या करते हैं, इस पानी को और इस लिक्विड को, जो भी अदर लिक्विड से इनको बॉईल करते हैं। तो क्या होगा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा सिर्फ पानी बॉईल होना शुरू होगा, लेकिन जो उसके अंदर अदर लिक्विड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट पानी से भी ज़्यादा है वो बिल्कुल भी बॉईल नहीं होंगे। और वो बिल्कुल भी बॉईल नहीं होंगे इसलिए वहाँ से पानी इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा और जो बचेंगी वो सारी इम्प्यूरिटी वहाँ पे बचेंगी। फिर पानी को ऊपर जाके हम कंडेंस करते हैं और कंडेंस करके हम प्योर वाटर वहाँ पे मिला लेते हैं। तो पहले उसको बॉईल किया और उसके बाद उसको कंडेंस किया, मतलब पहले लिक्विड का कन्वर्शन गैस में किया, बाद में गैस का कन्वर्शन लिक्विड में किया। इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चों हम कंडेंसेशन, या इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। तो क्या हो गया बच्चों, डिस्टिलेशन में पहले हमने लिक्विड का कन्वर्शन गैस में किया और बाद में गैस का कन्वर्शन लिक्विड में किया। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम डिस्टिलेशन। ठीक है, अब डिस्टिलेशन की तीन मेथड है। सबसे पहली जो अभी अभी हमने देखी है दैट इज द सिंपल डिस्टिलेशन, सेकंड मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और थर्ड मेथड है दैट इज द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रोसेस। कौन से कंडीशन में कौन सा डिस्टिलेशन यूज करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या सेटअप उसके लिए यूज करते हैं, सारी बातें हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिस्टिलेशन को, दैट इज द सिंपल डिस्टिलेशन। अब क्या है ये सिंपल डिस्टिलेशन, द प्रोसेस है इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। पहले लिक्विड का कन्वर्शन क्या में किया गया, उसकी वेपर्स में किया गया। जैसे अभी मैंने बताया कि पानी का कन्वर्शन पहले वेपर्स में किया एंड वेपर फेज and at its boiling point and the vapor is then condensed back to the liquid on cooling is known as distillation, or we can say it is the simple distillation। ठीक है, क्या किया इस प्रोसेस में, यह प्रोसेस जनरली कोई पर्टिकुलर एक लिक्विड के अंदर अगर बहुत सारी थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटीज अगर है तो उन इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज की जाती है जिसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। और इस सिंपल डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, जो भी लिक्विड है उस लिक्विड को वेपोराइज किया जाता है और उसके अंदर की जो इम्प्यूरिटी रहती है बच्चों, वो इम्प्यूरिटी जैसे के वैसे ही रह जाती है और वो लिक्विड पूरा वेपर बनके उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बाहर आ जाता है और इम्प्यूरिटी वहाँ पे धरी के धरी रह जाती है। और जो बाहर आई हुई वेपर्स है उन वेपर्स को फिर क्या किया जाता है बच्चों, उन वेपर्स को कंडेंस किया जाता है और कंडेंस करके हमें वो प्योर क्या मिलेगा, वाटर या प्योर लिक्विड मिलेगा। इसी को कहते हैं बच्चों हम सिंपल डिस्टिलेशन। आप देख सकते हो सिंपल डिस्टिलेशन के लिए क्या क्या हम यूज करते हैं। ठीक है, सब क्लियर दिख रहा है बराबर उसमें, तो ध्यान रखेंगे बच्चों। तो सिंपल डिस्टिलेशन में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हमने एक क्या लिया है, स्टैंड। ये देखिए बच्चों, ये एक स्टैंड है। अब ये जो स्टैंड है इस स्टैंड को एक नीचे भी ये है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टैंड लिया, स्टैंड को हमने ये राउंड बॉटम फ्लास्क लगाया है, दिस इज कॉल्ड राउंड बॉटम फ्लास्क। ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क को, या इसी का नाम है डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, अब इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के बाद क्या किया, हमने जो लिक्विड को हमने प्यूरिफाई करना है वो लिक्विड इसके अंदर लिया है
अब उस लिक्विड में हमने क्या डाला है, थोड़े से पोर्सिलिन के पीसेस डाले हैं, क्योंकि क्या है ना बच्चों, हम इधर उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट कर रहे हैं। तो क्या है, अगर एक्सेस ऑफ हीट अगर वहाँ पे मिलती है तो वो लिक्विड बहुत ज़्यादा उछलने लगता है, लेकिन पोर्सिलिन के पीसेस वहाँ पे होने की वजह से तो वो एक्सेस हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो जो लिक्विड वहाँ पे रहेगा वो बहुत ज़्यादा उछलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा कूदेगा नहीं। तो ये उसका इम्पोर्टेंस होता है पोर्सिलिन के पीसेस का। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये जो क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको एक स्टैंड के ऊपर रखा गया है, और वो स्टैंड के ऊपर एक जो आयरन की ऐसी जाली जाली टाइप होता है जिसको कहते हैं हम वायर गेज, तो यहाँ पे रखा हुआ है, वायर गेज यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है क्या बोल सकते हैं, बर्नर हम यहाँ पे लगाया है, ये बर्नर इसको हीटिंग के लिए यूज किया जाएगा। अब उसके साथ साथ ये है हमारा कौन स्टैंड है, उसके बाद ये पोर्सिलिन के पीसेस, इसके वायर गेज है जिसकी मदद से उसको पकड़ा गया है, और ऊपर से यहाँ पे कॉर्क, इसको कॉर्क कहते हैं, ये कॉर्क से उसको बंद किया जाएगा, और कॉर्क में एक छोटा सा छेद किया जाता है जिसमें से यहाँ पे थर्मामीटर डाला जाएगा, और ये थर्मामीटर गिनेगा कि यहाँ पे अंदर टेम्परेचर कितना है। अब जब हम इस लिक्विड को यहाँ पे बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के बाद यहाँ से उसकी वेपर्स बाहर निकलेंगी, और वो वेपर्स यहाँ से पास होंगी। अब ये वेपर्स यहाँ से पास होने के बाद क्या होगा, ये वेपर्स यहाँ पे आएंगी। अब वो वेपर्स यहाँ से बाहर आने के बाद उसको ये वाटर कंडेंसर है, इस वाटर कंडेंसर में से पास करते हैं। क्या होता है ये वाटर कंडेंसर, ये कुछ नहीं है, एक ऐसी ट्यूब है, और वो ट्यूब के एक ऐसी ट्यूब रहेंगी और उसके ऊपर एक दूसरी ट्यूब रहती है, और जो ऊपर वाली ट्यूब है ये वाली एक प्योर प्लेन ट्यूब है, अब उसके ऊपर दूसरी ट्यूब है, उस ट्यूब में से पानी जा रहा है, जैसे यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, तो वो सराउंडेड है। अंदर की ट्यूब ये प्लेन ट्यूब, ये देखो यहाँ से आया, यहाँ से ये अंदर से पूरा पूरा जा रहा है, इसका और इसका कोई कांटेक्ट नहीं आएगा, बस उसको सराउंड, जैसे ये वाली अपनी ये है, अपन ने पानी में हाथ डाल दिया तो क्या हो गया, पानी अपने हाथ के अंदर घुसता क्या, नहीं, लेकिन हमारे हाथ के पूरे आजू बाजू में कौन रहता है, पानी, तो हमारा हाथ अगर गर्म है तो क्या हो जाएगा, ठंडा। उसी तरह ठंडा करने का काम ये कौन करता है, वाटर कंडेंसर, जो इसके अंदर की क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट। तो जो पहले गैस बनी थी उस गैस का कन्वर्शन फिर से क्या में हो जाता है, लिक्विड में, यही काम करता है वाटर कंडेंसर। तो इस तरह ये होता है बच्चों वाटर कंडेंसर। तो ध्यान रखेंगे, दिस इज द वाटर कंडेंसर वी हैव, एंड दिस इज द व्हाट वी कैन से कंप्लीट सेटअप वी हैव टू यूज फॉर द सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। तो इस सेटअप को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है बच्चों। प्रोसीजर अभी हम स्टेप वाइज यहाँ पे प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं जिसमें हमें इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो सेटअप में सबसे पहले हमने क्या करना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, जिस लिक्विड को, जिस इम्प्योर लिक्विड को हमें प्यूरिफाई करना है उसके अंदर क्या डालना है, ये वो लिक्विड राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर उस लिक्विड को डाल दिया, इम्प्योर लिक्विड को, और ऊपर से फिर इसको क्या लगा दिया, कॉर्क। अब कॉर्क लगाने के बाद उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, थर्मोमीटर डाल दिया उसको ऊपर से, और यहाँ पे इस साइड में इसको लगा दी एक कौन सी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब। फिर उसको ये स्टैंड लिया, स्टैंड के ऊपर हमने वायर गेज रखा और नीचे से उसको हीटिंग शुरू कर दी। सेकेंडली इसको ये रिसीवर या डिलीवरी ट्यूब और यहाँ पे ये थर्मामीटर वगैरह अटैच कर देंगे। जब हम उसको हीटिंग शुरू करेंगे तो पहले इसका टेम्परेचर हीट होते जाएगा, हीट होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जो भी पर्टिकुलर अपना प्योर लिक्विड है जिसको हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉईल होना शुरू होगा। जब तक वो पूरा बॉईल नहीं हो जाता तब तक वो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, और जैसे जैसे वो बॉईल होते जाएगा लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होगा, और गैस यहाँ से पास करके गैस इधर जाएंगी। जब वो वाटर कंडेंसर में से पास करेंगी, गैस इज अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड वी गेट द प्योर लिक्विड। फिर जैसे भी वाटर यहाँ का थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, समझ जाना कि अपना प्योर लिक्विड खत्म हो गया, तो बस वैसे ही हीटिंग स्टॉप कर देना, इसको डिस्कनेक्ट कर देना, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्योर लिक्विड। तो इस तरह इम्प्योरिटी से प्योर लिक्विड को, बस अभी हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सिर्फ कितना है, एक प्योर लिक्विड, बाकी इम्प्योरिटी से हमें कुछ करना नहीं। ऐसे प्रोसेस के लिए जो हम यूज करते हैं उसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। ध्यान रखेंगे बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड।
कब कहेंगे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, समझ गए बच्चों। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। दिस इज द सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। आफ्टर हैविंग दिस सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, अभी क्या प्रिंसिपल इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है, क्या प्रिंसिपल? डिस्टिलेशन इन्वॉल्व बोथ, पहले हमने लिक्विड को इवेपोरेट किया, मतलब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, बाद में क्या किया, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एंड कंडेंसेशन, देन वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और ऐसा करके हमने उन दो को एक दूसरे को क्या किया, सेपरेट, दैट इज कॉल्ड द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन इन्वॉल्व बोथ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एंड कंडेंसेशन ऑफ इट्स वेपर। प्रोसीजर हमने देखा है, impure liquid is taken in a round bottom flask called as distillation flask, जिसको एक साइड ट्यूब लगे है, उसके नेक के पास लगी थी बाजू में साइड ट्यूब। सेकंडली thereafter it is fitted to the neck such that the bulb of that thermometer, वो भी देखे हमने। boiling point of liquid to be purified is below 373 केल्विन। जिस लिक्विड को हमें प्यूरिफाई करना है इस मेथड में जरूरी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन के नीचे होना चाहिए। देन द साइड जब रहेगा 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो प्योर लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट लगेगा रहेगा, देन द साइड ट्यूब और डिस्टिलेशन फ्लास्क इज कनेक्टेड टू द वाटर कंडेंसर, तभी हम उसको वाटर कंडेंसर में हम यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इसकी वेपर्स कितने पे बनेंगी, 110, 120, 130। तो क्या होगा, जब हम इसको वाटर 130 डिग्री सेल्सियस वाला जब हम ऊपर भेजेंगे तो वो ही वाटर को ही गर्म करके वाटर को ही इवेपोरेट कर देगा, और इसलिए उस केस में जब इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना बेटा। when the boiling point of liquid to be purified is less than 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, then and only then we use the water condenser, तभी हम वाटर कंडेंसर यूज करेंगे। लेकिन if the boiling point is above 373 Kelvin, then the side tube is connected to the air condenser। तो आपको एक क्वेश्चन हो सकता है बच्चों कि वाटर कंडेंसर कब यूज करें और एयर कंडेंसर कब यूज करें। when the boiling point is less than 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, you have to use the water condenser, but if the boiling point is greater than 100 degree Celsius, then you have to use the air condenser। So when you have to use the air condenser, when you have to use the water condenser, that you have to keep in your mind। तो water condenser कब यूज करना है, air condenser कब यूज करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये air condenser और water condenser के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, तो क्लियर है। A few pieces of broken porcelain is added to the flask to avoid the bumping of the liquid। मैंने पहले भी बताया है कि लिक्विड जो बहुत ज़्यादा जंप करता है, तो उस जंपिंग को रोकने के लिए हम वहाँ पे पोर्सिलिन के कुछ टूटे हुए पीसेस हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो इफ द लिक्विड इज टू बी प्यूरिफाइड इज हाईली वोलाटाइल और इनफ्लेमेबल, जिस लिक्विड को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं वो लिक्विड अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, तो क्या होगा, जैसे भी ज़्यादा हीट उसको मिलेंगी तो वो हो सकता है वो फायर कैच कर ले और जल जाए। वोलाटाइल लिक्विड जैसे आपको पता है पेट्रोल, इट इज़ हाईली वोलाटाइल, सेकेंडली इट इज़ इनफ्लेमेबल भी होता है, और इसलिए उसको डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में आने नहीं देते, और उसको डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में वो आना नहीं चाहिए, इसलिए उसको डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते। एक पहले वाटर बाथ लेते हैं, मतलब एक पहले पानी, एक कटोरा लेते हैं या एक बीकर लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे और फिर उस पानी को हीट करेंगे और उसके अंदर फिर ये राउंड बॉटम फ्लास्क लगाएंगे, उसको डायरेक्ट हीट देते नहीं। कब? जब लिक्विड कैसा होगा, हाईली वोलाटाइल होगा या इनफ्लेमेबल मतलब जलने बहुत मतलब इजीली जलता होगा, तो ये करते हैं। तो सेकेंडली सी वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय हीटिंग द फ्लास्क ऑन ट्राइपॉड स्टैंड। सी वाटर जो होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, सी वाटर में आपको पता है बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, इसलिए उसको प्यूरिफाई करने के लिए डायरेक्टली वाटर बाथ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसको ट्राइपॉड स्टैंड पे जैसे हमने डायग्राम में दिखा था वैसे ही उसको हीट करने की जरूरत है। ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह मतलब क्या, वाटर बाथ की जरूरत नहीं है। वाटर बाथ क्या है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर क्या भरा होता है, पानी, है ना, इसके अंदर ऐसा पानी भरा होता है बराबर, और ये ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पे लगा होता है, ये ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पे लगा होता है और इसके अंदर ऐसा पानी भरा होता है, और फिर इसके अंदर जो भी हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है वो राउंड बॉटम फ्लास्क इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है वाटर बाथ, इसी को कहते हैं वाटर बाथ, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग द डिस्टिलेशन फ्लास्क द टेम्परेचर राइजेस ग्रेजुअली and during this time if the liquid is distilled out
द रिजेक्टेड एज अ वोलाटाइल इम्प्यूरिटी। ठीक है, when the temperature remains constant, the liquid is converted into vapors which passes through the side tube into the condenser, और कंडेंसर में जाके फिर वो पूरी तरह क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है। The thermometer indicates the accurate temperature of the vapors which is recorded in the condenser. The various vapors get condensed into the liquid and that ये सारी प्रोसीजर हमने देखी है। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये अभी हमारा कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिसकी मदद से सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस की जाती है। तो कौन सा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ लो वॉल्यूम लिक्विड दैट इज वोलाटाइल कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस मेथड से हम दोनों भी कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। अभी आप मुझे बताओ, अगर वोलाटाइल इम्प्यूरिटी है बच्चों, वोलाटाइल इम्प्यूरिटी मतलब कौन सी इम्प्यूरिटी, वोलाटाइल इम्प्यूरिटी मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो जल्दी जल जाता है, ऐसी इम्प्यूरिटी को हम कहते हैं वोलाटाइल इम्प्यूरिटी। तो जब हम वोलाटाइल इम्प्यूरिटी यहाँ पे लेते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ लो वॉल्यूम लिक्विड वोलाटाइल कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर बाथ हमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन प्यूरिफिकेशन ऑफ हाई वॉल्यूम लिक्विड दैट इज नॉन वोलाटाइल अगर होगा, जैसे एनिलीन वगैरह होगा, तो उसके प्यूरिफिकेशन का हाई वॉल्यूम पॉइंट लिक्विड अगर है, तो हाई वॉल्यूम पॉइंट लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए हम डायरेक्टली ट्राइपॉड स्टैंड यूज करेंगे, उसके लिए कोई वाटर बाथ की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अबाउट द आवर फर्स्ट मेथड दैट इज द व्हाट सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। चलो बच्चों, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड किसके लिए यूज करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। 4 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे रिलेटेड टू द सिंपल डिस्टिलेशन, या नोट डाउन भी कर लेंगे। पहला, जब हमें किसी एक लिक्विड के अंदर की बहुत सारी इंप्यूरिटीज को प्यूरिफाई करना है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे, पहली बात। दूसरा, सिंपल डिस्टिलेशन में अगर जो लिक्विड को प्यूरिफाई करना है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 373 केल्विन से ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो हम वाटर कंडेंसर यूज करेंगे। लेकिन 373 केल्विन से ज़्यादा है तो हम एयर कंडेंसर यूज करेंगे। दूसरी बात, तीसरा, अगर जिस लिक्विड को प्यूरिफाई करना है वो लिक्विड अगर बहुत ज़्यादा हाईली वोलाटाइल है या हम कहेंगे इनफ्लेमेबल है, तो हम उसको वाटर बाथ में गर्म करेंगे। लेकिन जिस लिक्विड को हमें प्यूरिफाई करना है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है, मतलब 373 से बॉइलिंग पॉइंट अगर उसका ज़्यादा है, तो फिर हम डायरेक्ट ट्राइपॉड स्टैंड पे ही उसको हीट करेंगे। सी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, सी वाटर को अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो हमें क्या डायरेक्ट ट्राइपॉड स्टैंड पे हीट करेंगे, वाटर बाथ की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज अबाउट द सिंपल डिस्टिलेशन। हमने एनिलीन का डिस्टिलेशन या करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड ही यूज करते हैं, या कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम सिंपल डिस्टिलेशन का ही यूज करते हैं। अब चलते हैं बच्चों हमारे सेकंड टाइप के डिस्टिलेशन प्रोसेस की तरफ, जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। किसको कहेंगे बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या, फ्रैक्शन मतलब टुकड़े। अब क्या होता है ना बच्चों, अगर हमारे पास एक लिक्विड है और उस लिक्विड में दो मिसिबल लिक्विड, मतलब ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में क्या हो जाते, पूरी तरह डिजोल्व हो जाते, ऐसे लिक्विड है, दो मिसिबल लिक्विड है, और उन दो मिसिबल लिक्विड को हमें एक दूसरे से सेपरेट करना है। समझो उसमें 3-4 लिक्विड्स है, लेकिन हमें उसमें से कितने निकालने हैं, दो सेपरेट हमें निकालने हैं। तो उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो किसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझ गए। एक पहला, जो द मिक्सचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एंड प्यूरिफाइंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। एक मिक्सचर में 3 अगर है, 3 लिक्विड्स हैं, तो 3 लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करके उनको प्यूरिफाई करने की प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, उनको एक दूसरे से सेपरेट करके उनको प्यूरिफाई करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो क्या होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एंड प्यूरिफाइंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर of 2 or more miscible liquids having different boiling points are known as fractional distillation। तो कैसा कहेंगे, 3 अलग 3 या 3 से भी ज़्यादा, 2 या 2 से भी ज़्यादा लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, उनको एक दूसरे से सेपरेट करके उनको प्यूरिफाई करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वहाँ पे एक ही लिक्विड था, उसमें अलग अलग इम्प्यूरिटी, तो हमें सिर्फ एक को निकालना है, एक को ही प्यूरिफाई करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं, 3 है तो तीनों को पहले सेपरेट करना और बाद में प्यूरिफाई करना, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो क्या है सेटअप है,
वो एकदम उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो इस तरह से यूज करना है, और यहाँ पे ये फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम इसको कहते हैं जो इस तरह से होता है। बाकी आपको वही है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड बेंजीन, दो लिक्विड का हमने मिक्सचर यहाँ पे लिया है, एसीटोन और बेंजीन का। ये एक हमारा स्टैंड है, स्टैंड से इसको जोड़ा गया है। ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर इसको रखा गया है। ये फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम है, यहाँ पे भी हमने वाटर कंडेंसर जोड़ा हुआ है और लिविंग वाटर कंडेंसर है। और क्या रोल है इसका, क्या रोल है थर्मामीटर का, ये सारी चीज़ें हमने देखे हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बस आपको इतना ध्यान में रखना है बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, जब हमें दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करके उनको प्यूरिफाई करना होता है, तभी हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अभी चलते हैं आगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हम अलग अलग कॉलम यूज करते हैं। जैसे अभी हमने जो यूज किया था वो ऐसा 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 था, यहाँ पे हम कुछ ऐसे कॉलम भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इनको बोलते हैं यंगर स्पीयर शेप कॉलम, इट इज कॉल्ड हिम्पल शेप कॉलम, इट इज सिंपल पैक्ड कॉलम, इट इज बबल प्लेट कॉलम। So these are the different types of column we can use for the fractional distillation. Now after using this, अब प्रिंसिपल क्या है, द लिक्विड, अभी दो लिक्विड है बच्चों, दो लिक्विड को जब हम हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, तो पहले कौन सा लिक्विड उड़ेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है कि ज़्यादा है, बताइए आप, है ना, कौन उड़ेगा पहले, कम लिक्विड वाला, है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम, क्योंकि हम 25 डिग्री सेल्सियस पे था तो कोई उड़ने को तैयार नहीं। अब एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस और एक का 100 डिग्री सेल्सियस है, हम टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जैसे भी 60 पे पहुंचेंगे, 60 वाला उड़ना शुरू कर देगा, बॉईल होना शुरू कर देगा। जब तक वो उड़ के पूरा बाहर जाता नहीं तब तक अभी वहाँ पे टेम्परेचर हम बढ़ा नहीं सकते, मतलब बढ़ेगा ही नहीं, हम हीट देते रहेंगे, लेकिन जो भी हीट दे रहे वो उसको उड़ाने में लगी जाएंगी। और इसीलिए पहले 60 वाला उड़ेगा और उसके बाद 100 वाला उड़ेगा, उसके बाद 120 वाला होगा तो वो उड़ेगा। तो यही प्रिंसिपल है, द लिक्विड विच इज मोर वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल मतलब उड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम, विच इज मोर वोलाटाइल, डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट, leaving behind the less volatile liquid, मतलब higher boiling point liquid in the flask. This is the principle used in the fractional distillation. Fractional distillation में ये principle यूज किया जाता है। अब प्रोसीजर क्या है, वही प्रोसीजर है जी, दोनों के लिक्विड को एक डब्बे में ले लो, फिर हीट करो, फिर एक का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो उड़ेगा, फिर उसको कंडेंसर में जाएगा, उधर जाके उसको कलेक्ट करेंगे, विषय खत्म करेंगे। चलो चलते हैं। The process of fractional distillation is by taking the mixture of two liquids. हमने लिया है एसीटोन और वाटर का लिक्विड लिया है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो पहले एसीटोन उड़ेगा। This mixture is taken in the distillation flask fitted with the that we have seen. Now few pieces of broken porcelain डाले, क्यों डाले हमने देखा है। फ्लास्क इज हीटेड वाटर बाथ, क्योंकि जो एसीटोन है वो वोलाटाइल होने की वजह से उसको 373 केल्विन के नीचे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए उसको क्या में किया, वाटर बाथ में हीट किया। व्हेन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रेज टू द 329, मतलब 329 केल्विन विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, जो 373 से कम है, तो 329 केल्विन पे क्या होगा, वोलाटाइल डिस्टिल आउट, मतलब जो एसीटोन है वो थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होने लगेगा, उड़ने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, एंड द कलेक्टेड इन अ रिसीवर एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फ्रैक्शन। तो वो उड़ जाएगा, उड़ के उसका क्या होगा, बाजू में कलेक्ट हो जाएगा, फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे। फिर क्या होगा, जब तक 329 तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब तक हम उसको कलेक्ट करेंगे, लेकिन जैसा भी टेम्परेचर 329 केल्विन के ऊपर होता है तो हमें एक नॉलेज आ जाएगा कि भाई इसका टेम्परेचर बढ़ना क्या हो गया है। 329 के ऊपर जैसा भी टेम्परेचर जाएगा मतलब वहाँ से कौन खत्म हो गया, कौन खत्म हो गया, एसीटोन खत्म हो गया। तो हम जो कलेक्ट कर रहे थे जिसमें, उसको निकाल के हम नया वाला बर्तन वहाँ पे लगाएंगे, नया वाला बीकर वहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आएगा वो कौन सा रहेगा, वाटर विच विल बी बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन। तो 329 पे पहले तो पूरा जब तक 329 टेम्परेचर रहता है हम हीट कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 329 पे कांस्टेंट है, तब तक वो
जो एसीटोन है वो उड़ रहा है और उधर कलेक्ट हो रहा है। जैसे भी टेम्परेचर 329 के ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, एसीटोन खत्म हो गया और अब कौन उड़ने चालू हो गया, वाटर। अब क्या होगा, वाटर तब तक नहीं उड़ेगा जब तक उसका टेम्परेचर 373 केल्विन दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, तब तक वहां से वाटर उड़ेगा नहीं। अब क्या होगा बच्चों, when the temperature reaches to 373 Kelvin, water distills out which is collected in a receiver and this is the what second fraction। तो पहले हमने उसको कनेक्ट किया, फिर सेपरेट किया, फिर दूसरे को लगाया, अब वाटर कलेक्ट हो गया। एज द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर ऑब्टेन्ड इन द फ्रैक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले एक मिला, बाद में दूसरा मिला, तो इसीलिए हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। उसको फिर से रीडिस्टिल करके उनको प्यूरिफाई किया जाता है। एसीटोन एंड वाटर थस सेपरेटेड एंड फर्दर प्यूरिफाइड बाय रीडिस्टिलेशन। ठीक है। सिमिलरली द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 427 केल्विन कैन बी सेपरेट आउट एंड प्यूरिफाइड। तो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिसिबल लिक्विड इज 30 केल्विन और मोर, मतलब मिनिमम इनके बीच का, जैसे अभी जो डिफरेंस था वो 40 केल्विन का था, तो उसके लिए स्पेशली डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज करने की जरूरत है या जो कॉलम है उसको यूज करने की जरूरत है। लेकिन जब इनके बीच का डिस्टेंस जो है 30 केल्विन या उससे ज़्यादा है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वही यूज करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मतलब डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड विच इज टू बी सेपरेटेड शुड बी ग्रेटर देन 30 केल्विन और मोर, तब हम सादा ही यूज कर सकते हैं। एसीटोन और वाटर हमने देखा है, एसीटोन और बेंजीन को भी हम इस तरीके से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेकंड मेथड दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कब यूज करेंगे, जब दो या दो से ज़्यादा लिक्विड के मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है। थर्ड इज द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ध्यान में रखना बच्चों, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो उनके बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाते हैं। तो अगर हमें दो कंपाउंड को सेपरेट करना है और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करके अगर हमें उसको सेपरेट करना है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करेंगे तो हम तो निकालने के लिए उसको बॉइलिंग पॉइंट पे हीट किए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो हम तो पूरा निकालना चाहते हैं, ये पेन है समझो, इसको बॉइल करके निकालना चाहते हैं, लेकिन जब उसको बॉइलिंग पॉइंट पे हीट किया ये टूट गया, टूट के निकला। टूट के निकला तो कोई काम का है क्या, नहीं, हमें तो पूरा एज इट इज चाहिए था। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले तो पढ़ते हैं बच्चों, समझते हैं व्हाट इज दिस बॉइलिंग पॉइंट, किसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझो इसका वेपर प्रेशर है 0.3 एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिक्विड को इतना हीट करना पड़ेगा, जैसे हीट करेंगे इसकी वेपर्स बढ़ेंगी, तो इसकी वेपर्स बढ़ेंगी तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मैं इसको टेम्परेचर इसको हीट करते जाऊंगा, जैसे जैसे हीट करते जाऊंगा इसकी वेपर्स बढ़ेंगी, इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर 0.4 होगा, फिर और हीट किया, फिर 0.5 होगा, फिर और हीट किया, फिर 1.2 हो गया, फिर और हीट किया, 1.8 हो गया, फिर और हीट किया, 2.0 हो गया। जब वो 2.0 हो जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम हो जाएंगे और दोनों सेम होने की वजह से फिर वो बॉईल होगा। लेकिन उसके लिए हमें समझो हमें 10 जूल एनर्जी देनी पड़ी उसको या 100 जूल एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या किया, ये जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, मतलब जो बाहर का सराउंडिंग है या जो भी हम सराउंडिंग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वही का टेम्परेचर अगर हमने कम कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अगर कम कर दिया तो क्या हो गया, समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इतनी 100 जूल देने की जरूरत नहीं, 0.3 है, डायरेक्ट हमें 1.0 तक ही उसको क्या करना है, हीट करना है। मतलब हमें इतना ज़्यादा हीट करने की जरूरत नहीं, मतलब बाहर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पे ही ये यहाँ पे बॉइल हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम बाहर का प्रेशर रिड्यूस करके, हम उसके बाहर का प्रेशर रिड्यूस करने की वजह से हमें अभी उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, अगर बच्चे को मेरिट आना है तो 95 परसेंटाइल लाना जरूरी है,
है ना। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने कर दिया कि नहीं भाई 80 पे भी तुम लग जाएंगे, तो क्या हो गया, जो क्राइटेरिया उसी को डाला दिया, तो बच्चे को अभी उतना हाई इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हमने पहले उसको 2 एटमॉस्फेयर करना था, लेकिन अभी कितना करना है 1 एटमॉस्फेयर, तो उसको ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं, ज़्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसका जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है उतने टेम्परेचर पे उसको बॉईल ही करने की जरूरत नहीं है, और इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा कुछ समय के लिए, अंडर दिस सिचुएशन ओनली, और वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। और बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे, बस हो गया। इसको ही कहते हैं डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। तो व्हाट इज द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर? सम लिक्विड डिकम्पोजेस एट देयर बॉइलिंग पॉइंट और बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। Such a liquids can be purified by the method of distillation under the reduced pressure. ध्यान में रखेंगे, डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर कब यूज करते हैं, जब कोई लिक्विड उसके टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होते, उसके कम टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, बॉईल तो उनके बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब हम उसको प्रोसेस को यूज करते हैं, दैट इज द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। In this method, liquid is made to be boiled at the temperature lower than its normal boiling point by reducing the pressure on it. It is called the atmospheric pressure. इसमें देखिए आप, ये लिक्विड को हम बॉईल कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिलरी, ये कैपिलरी है, यहाँ पे कैपिलरी रखी और यहाँ पे बॉईल होगा, तो यहाँ से ऊपर का प्रेशर कम कर दिया गया। ऊपर का प्रेशर कम करने की वजह से यहाँ पे ऊपर का प्रेशर कम करने की वजह से क्या हो गया, ऊपर का प्रेशर कम होने करने की वजह से लो टेम्परेचर पे बॉईल होगा। ये वही फिर से मेथड वही है कि बाहर से फिर से कंडेंसर जाएगा, कंडेंसर से जाके इधर जाएगा, और ये वैक्यूम पंप है, वाटर इनलेट है, और ये मोनोमीटर है जो वहाँ पे क्या गिरेगा, प्रेशर। तो दिस इज अबाउट द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। यहाँ पे ये सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हम ये लॉज वगैरह वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से लॉज है, किसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, किसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, वगैरह वगैरह हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। लिक्विड्स विच आर मिसिबल विथ वाटर बट आर स्टीम वोलाटाइल्स आर सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक। जो क्या होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होते, लेकिन लिक्विड विच आर इमिसिबल विथ वाटर, पानी में मिक्स नहीं होते, बट आर स्टीम वोलाटाइल, लेकिन स्टीम के कांटेक्ट में आने से वो इवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसे लिक्विड को सेपरेट करने में इसका यूज किया जाता है। लिक्विड विच आर इमिसिबल मतलब पानी में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन स्टीम के कांटेक्ट में आने से वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वोलाटाइल हो जाते हैं, इसको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। स्टीम फ्रॉम जनरेटर, जनरेटर के अंदर जो स्टीम होती है उसको पास किया जाता है फ्लास्क से, एंड व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और वाटर का जो वेपर प्रेशर है, ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, समझो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर और जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर, इन दोनों का सम, इन दोनों के वेपर प्रेशर का सम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो वो इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। दिस मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड लिक्विड इज डिस्टिल्ड आउट। फिर वहाँ से जो निकलेगा वो उस पर्टिकुलर लिक्विड की वेपर्स भी निकलेंगी और उसके साथ साथ स्टीम भी बाहर जाएंगी। फिर उनको फिर नॉर्मल डिस्टिलेशन मेथड से उनको स्टीम और उस पर्टिकुलर लिक्विड को सेपरेट कर लेंगे, तो हमें ये मिलेगा। द लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्टिलेटिंग बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनेल से हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी नेक्स्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। एंड दिस इज अबाउट द व्हाट वी हैव द 3 टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड टुडे। One is the steam distillation, another is the fractional distillation, and third one is the simple distillation. आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM हैव highly air-cooled digital classroom,
with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj Sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to Year Integrated Program for 11th and 12th Physics, Chemistry, Maths and Biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।